बेटा आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो बेटा आज के क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे अगर बेटा 1 फैरेड यूनिट लार्ज एसआई यूनिट है तो क्यों, इसको हम प्रूफ करेंगे क्यों हम बोलते हैं कि 1 फैरेड लार्ज एसआई यूनिट है। लास्ट में आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके लेवल पे इसको समझ पाना काफ़ी टफ होता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपली समझा दूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी आपको कैपेसिटेंस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आज के लेक्चर अगर आपने पूरे लास्ट तक देख लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और C का मान होता है Q/V। बेटा आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जा करके सिर्फ 12 मिनट का वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, आपकी कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज हम क्या आपको बताने वाले हैं स्टार्टिंग में कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए कंडक्टिंग बॉडी लुक लाइक ए स्फेरिकल। बेटा मैंने सपोज किया हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है जो स्फेरिकल है, क्लियर, जिसका रेडियस r है। समझने का प्रयास करो बेटा, इसके सरफेस में मैंने सपोज किया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितने हैं तो मैंने Q सपोज कर लिया, क्लियर है। अब आप ये बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, तो आंसर है कि प्लस से दूर की तरफ, तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसमें नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात और बेटा, अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बेटा ये जो सरफेस है पूरा ये दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसका मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बेटा V की वैल्यू क्या होगी, आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो KQ/R। ओके, अगर आप K का मान पुट करना चाहो तो 1/4πε0 यहाँ पुट कर देंगे हम, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q/4πε0 टाइम्स ऑफ R। अब यहाँ पे ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब आपने ये एज्यूम किया हुआ है कि इस कंडक्टर के बाहर जो रीजन है वो फ्री स्पेस है। आपका जो एजम्पशन है बेटा क्या है, फ्री स्पेस है, क्लियर। अब आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रखा है, आपको इसका कैपेसिटेंस चाहिए, तो बेटा कैपेसिटेंस क्या होता है Q/V। V का मान उठा के पुट कर दो, C का मान आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से Q/V के स्थान पे क्या पुट करेंगे, Q/4πε0 टाइम्स ऑफ R। Q कैंसल आउट हो जाएगा और ये आएगा 4πε0R। इसका मतलब C का मान आ गया 4πε0 टाइम्स ऑफ R। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, क्लियर है। अब हमको आप ये बताओ कि बेटा अगर आपने ये सपोज किया कि इसके बाहर अब फ्री स्पेस नहीं है, इसके बाहर फ्री स्पेस के अलावा कोई अदर मीडियम है, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने ये कब होगा, तो आंसर इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ओके, अगर फ्री स्पेस नहीं है तब क्या होगा, इन केस ऑफ अदर देन फ्री स्पेस, अदर देन फ्री स्पेस, तो बेटा उस केस में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब फ्री स्पेस नहीं होता है तो वहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है उसको हम एप्सिलॉन सपोज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R। ये फॉर्मूला बन गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, C की वैल्यू 4πε0 टाइम्स ऑफ εr, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ऐसा आपने क्यों लिखा, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है εr की वैल्यू ε/ε0,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ पे एप्सिलॉन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको और क्या लिख सकते हैं, अगेन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई आर यहाँ पे छूट गया है, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा ये के होता है, दिस इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है कि हम कब अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब बेटा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई 1 फैरेड यूनिट ये लार्ज यूनिट क्यों है। क्वेश्चन है वाई 1 फैरेड is large SI unit, is large SI unit of capacitance। ये आपसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि बेटा हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो 1 फैरेड है ये लार्ज SI यूनिट क्यों है। क्लियर, अब इस बात को बताना है। तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई कंडक्टर है, उसका हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये बताना है कि 1 फैरेड ये लार्ज यूनिट है, तो हम किसी बड़ी बॉडी का निकालते हैं और देखते हैं कैपेसिटेंस क्या आता है, फिर हम कंपेयर करेंगे कि कितना आ रहा है। अगर कम आएगा इसका मतलब ये वास्तव में ज़्यादा होता है, तो निकालता हूँ। तो बेटा ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम ये सपोज करेंगे हमारे पास जो अर्थ है, हमारे पास अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर के तरीके से है, तो वी हैव टू एज्यूम दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये हमारा एजम्पशन है। वी हैव टू एज्यूम दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये मैंने एज्यूम कर लिया, इसी को मैंने अर्थ मान लिया। ये अर्थ है, ये अर्थ है, स्फेरिकल अर्थ हो गया। बहुत सिंपल। आप देखो बेटा, अगर ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r होता है, आप जानते हो 6400 किलोमीटर। इसका मतलब अगर ये अर्थ है तो बेटा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r होगा। क्लियर, तो ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। बेटा आपको क्या पता है कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है इसकी वैल्यू क्या होती है। आप ये जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो आंसर है 9 × 10⁹ अगर आपसे पूछें कि आप ये बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, तो आप कहेंगे ये पलट जाएगा 1/9 10⁹ होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अर्थ का जो रेडियस है ये कितना होता है, 6400 × 10⁻³ मीटर ये होता है। दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो बेटा सी का मान कितना आएगा, 1/9 10⁻9 मल्टीप्लाई 6400 × 10⁻³। क्लियर, ऊपर जाएगा -9 + 3 -6 माइक्रो हो गया, और यहाँ से 6400 / 9 9 7 जा 6310। इसका मतलब बेटा आ जाएगा 711 माइक्रोफैरेड। ये आ गया सी की वैल्यू। देखो ध्यान दो बेटा, आपने जब ये सपोज किया कि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो बेटा उसका कैपेसिटेंस कितना निकल के आया, ओनली 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब आप इमेजिन आप कर सकते हो कि फैरेड जो है, फैरेड ये फैरेड क्या है, ये फैरेड क्या है। इसका मतलब अगर ये माइक्रोफैरेड इतने बड़े कैपेसिटर का यूनिट है, इसका मतलब फैरेड वास्तव में लार्ज यूनिट है। तो यहाँ से बेटा ये प्रूफ हो गया कि फैरेड इज ए लार्ज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर। अब बेटा हम आगे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, जो बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेटा यहाँ जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है,
ये 711 माइक्रोफैरड है। कब? जब तुमने अर्थ सपोज किया तब। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे हम इस अर्थ का कैपेसिटेंस बढ़ाएं, हम क्या करें कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाए, हम क्या करें कि इसका मान बढ़ जाए। क्योंकि जो हमको कैपेसिटेंस यूज करना है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसमें छोटा कंडक्टर हम सपोज करेंगे, बट ये तो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। आपने जब सपोज किया अर्थ कैपेसिटर, तब बेटा उस केस में कैपेसिटेंस कितना निकल के आया? तो आंसर है 711। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये बताना है बेटा कि कैसे हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएं। तो आगे टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है बेटा। आप ध्यान दो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, या इसको बोलते हैं हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटेंस। ध्यान दो, ये टॉपिक, इसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। यही टॉपिक, ये मेन टॉपिक है और यही इस चैप्टर की जान भी है। तो आप लोग ध्यान दो, इसको समझने का प्रयास करो। बहुत ही सिंपल है बट पूरा कंसेप्चुअल है। ध्यान दो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की हम बात चल रहे हैं करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपके पास एक कोई कंडक्टर है, वी हैव टू कंसीडर ए प्लेट लुक लाइक दिस। बेटा मैंने एक प्लेट सपोज किया, मैंने ये प्लेट सपोज किया, ये ठीक है। अब अगर आपने इस प्लेट को चार्ज दिया, क्यों चार्ज दिया? अगर आपने क्यों चार्ज दिया तो आप बताओ, अगर आपने बेटा इसको क्यों चार्ज दिया, तब इस केस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगा। चार्ज हम कैसे और कहाँ से लेके आएंगे? तो मैंने आपको बताया था कि हम चार्ज वहाँ से सपोज करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो होता है। इन्फिनिटी से चार्ज हम यहाँ पे लेके आए और मैंने इसको चार्ज दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस भी हुआ। कितना हुआ? तो आंसर है C = Q/V। इस बॉडी के पास कैपेसिटेंस कितना है? C = Q/V। क्लियर है? आपको करना क्या है बेटा, जो कैपेसिटेंस ये होगा ये बहुत कम होगा, इसका मान बढ़ाना है। तो कैसे हम बढ़ाएंगे? क्वेश्चन है ना, कैसे बढ़ाएंगे? तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे अगर आपको C की वैल्यू ज़्यादा करना है तो Q का मान अगर हम बढ़ाएं तो Q C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सिंपल सी बात है, Q बढ़ाने पे C का मान बढ़ जाएगा, लेकिन V कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात क्या है, अगर V को हम घटा दें, C V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, V घटाएंगे C का मान बढ़ जाएगा। कब? जब Q कांस्टेंट रहेगा तब। तो यहाँ से दो बातें समझ में आ रही है। पहली बात बेटा क्या है? पहली बात ये है कि अगर हम Q इंक्रीज करें, Q इंक्रीजेज कीपिंग V कांस्टेंट। अब आप सोच के बताओ, Q को बढ़ाना है V कांस्टेंट करके, क्या ये पॉसिबल है? देखो ध्यान दो, आपने बेटा एक सपोज किया कंडक्टर, अब इसको तुम चार्ज दे रहे हो तो V का मान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, अगर हम चार्ज इसको देंगे, जब चार्ज बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा? सिंपल सी बात है, देन V बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा V का मान। क्योंकि आपको पता ही है जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं तो वर्क करना पड़ता है, वर्क ही पोटेंशियल होता है। चार्ज ज़्यादा लाते हैं, जब यहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा करते जाएंगे तो वर्क का मान ज़्यादा होगा, पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात में क्या कर सकते हैं बेटा, मैंने V को डिक्रीज किया और कीपिंग V को डिक्रीज किया और कीपिंग Q कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर आप कैसे कर सकते हो? आप क्या करोगे कि V का मान घट जाए? ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा चमत्कार है जिसमें हम V का मान कम कर सकते हैं? अब बेटा समझने का प्रयास करो, ये चीज़ मैं चल रहा हूँ करने के लिए, प्योर लॉजिकल है, प्योर कंसेप्चुअल है। अगर आप इसको समझ गए, पूरा कैपेसिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, अब अगर मैं ये एज्यूम करूं, हमारे पास ये कंडक्टर जो पहला वाला है,
ठीक है। इसके पास अगर हम कोई अदर कंडक्टर लेके आए जो न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब उसके पास नेट चार्ज 0 है, मैंने एज्यूम किया, अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास एक, ये पहले हमारे पास था कंडक्टर, ठीक, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q है और इसका पोटेंशियल V है। यही सेम मैंने बनाया। आपने क्या किया, इसके बगल, इसके नेवर एक और आपने, इसके बगल नेवर आपने बेटा एक और यहाँ पे सेम आइडेंटिकल आपने एक और, क्या बना रहा हूँ, आपने इसके बगल एक आइडेंटिकल प्लेस कर दिया, कंडक्टर प्लेस कर दिया, तो क्या होगा बेटा, इसके पास नेट चार्ज 0 है। इस केस में जैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे हम, तो उस केस में क्या होगा, इसके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जो नेगेटिव वाले हैं ये प्लस की तरफ आ जाएंगे इंडक्शन की फिनोमेना की वजह से। तो मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हुआ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? समझने का प्रयास करो बेटा। जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा वैसे यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा जो नेगेटिव में होगा। मैंने सपोज किया कि यहाँ का चार्ज है V माइनस और यहाँ का चार्ज है ये V प्लस, ये मेरा एजम्पशन है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पे V प्लस है, इसकी वजह से V माइनस है। तो कहने का मतलब जो कंडक्टर, अगर मैंने इसको सपोज किया A, तो जो A कंडक्टर है उसका पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है V प्लस और माइनस V माइनस। माइनस क्यों होगा V माइनस? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि सबसे पहले कैपेसिटेंस था Q/V, बट जब तुमने ये काम किया तो उस केस में कैपेसिटेंस मैंने सपोज किया अगर C डैश हुआ तो बेटा C डैश की वैल्यू हो जाएगा Q/V डैश, Q/V डैश। क्लियर है? अब यहाँ पे तुम ये बताओ Q डैश का मान कांस्टेंट है कि नहीं? सिंपल सी बात है, Q डैश का मान कांस्टेंट है तो Q/V डैश हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे V डैश की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, V डैश का मान कितना होगा बेटा? जो V डैश यहाँ पे होगा इसको हम लिखेंगे V माइनस, चूंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, प्लस V प्लस। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो V डैश है ये V डैश की वैल्यू V से कम होगा 100%। क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज यहाँ बेटा जो माइनस V डैश है इसका मान, जो V माइनस है इसका मान V प्लस से ज़्यादा है। क्योंकि ये चार्ज इसके पास में है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इस यहाँ पे ये ज़्यादा होगा नेगेटिव का, और इस प्लस वाले का पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा। इसका मतलब अगर नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा माइनस हो रहा है V से प्लस के कंपेयर में, तो जो वैल्यू आएगी V डैश से कम होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। एग्जाम्पल मैंने ये सपोज किया कि सबसे पहले आपने एज्यूम किया यहाँ का वोल्टेज 10 है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अनचार्ज किसी कंडक्टर को लेके आते हैं तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल मैं मान रहा हूँ कि -6 वोल्ट हो गया और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 4 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट। अब बताओ नेट पोटेंशियल सिस्टम का कितना होगा? तो सिंपल सा है, पहले 10 वोल्ट था, फिर -6 वोल्ट हुआ और प्लस 4 वोल्ट हुआ, तो आंसर आ गया 10 4 10 4 14 -8 6 मतलब 8 वोल्ट आ गया, 8 वोल्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल 10 से 8 हो गया। मतलब जैसे पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब पोटेंशियल अगर घटा तो उस केस में क्या होगा? कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। मतलब अगर V डैश का मान यहाँ पे कम हो रहा है तो C डैश का मान बढ़ जाएगा। C डैश का मान C से ज़्यादा हो गया, बढ़ा दिया आपने कैपेसिटेंस। कितना आसान था। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्रिएट होता है, क्या सर आप कैपेसिटेंस को और बढ़ा सकते हैं? तो आंसर है यस। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये V प्लस वाला गायब हो जाए तो उस केस में क्या होगा? जो आंसर हमारा आएगा V माइनस आएगा। मतलब एग्जांपल देखो, अगर आपने 4 वोल्ट को 0 कर दिया तब V का मान आ जाएगा कितना? 10 - 6 मतलब 4 वोल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा क्या है, अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ का चार्ज गायब हो जाए
तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब क्या ऐसा करें कि चार्ज का मान जीरो हो जाए? तो बहुत सिंपल है, इसको हम करते हैं अर्थिंग। तो मैंने क्या कर दिया भैया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने चमत्कार कर दिया। कौन सा चमत्कार? तो बेटा मैंने इसको कर दिया अर्थ, यूँ कर दिया ग्राउंड कर दिया मैंने। अब ये बताओ, ग्राउंड का मतलब पोटेंशियल जीरो और यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है। इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस प्लस वाले को जाकर के न्यूट्रल कर देगा और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। यहाँ के सारे चार्ज खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? इसका मतलब अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ सिर्फ बचेगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ये काम होगा वैसे जो प्लस वाला चार्ज यहाँ का है ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। मतलब अब सारा का सारा चार्ज सिर्फ अंदर है, बाहर कोई चार्ज नहीं है। ये वाला चार्ज बेटा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ का चार्ज कितना हो गया? अब ये है चार्ज प्लस क्यू और ये है चार्ज माइनस क्यू। क्लियर है? मतलब बेटा यहाँ का पोटेंशियल, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो आंसर है जो V डैश की वैल्यू आएगी ये होगा V माइनस V माइनस, ये हो गया V डैश की वैल्यू। V प्लस का मान जीरो हो गया। इसका मतलब एग्जाम्पल देखो, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करें सेकंड वाले केस में, तो बेटा हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल और घट गया, जब पोटेंशियल और घटेगा तो बताओ C डबल डैश का मान Q डबल डैश बाई V डबल डैश। इसका मतलब चार्ज यहाँ पे अभी भी कांस्टेंट है, यहाँ का चार्ज अभी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब Q बाई V डबल डैश का मतलब बेटा V माइनस V माइनस, इसकी वैल्यू C डैश से भी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने फाइनली क्या प्राप्त किया? पहले C था, फिर C डैश हुआ, फिर C डबल डैश हुआ। C डबल डैश का मान C डैश से ज़्यादा है और C डैश का मान C से ज़्यादा है। तो आपने बेटा कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो इसी को हम बोलते हैं PPC। PPC का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्योर कॉन्सेप्चुअल है। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब भी बेटा हम PPC की बात करेंगे तो सिर्फ हम चार्ज कहाँ दिखाएंगे? अंदर प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस और सेम अमाउंट में दिखाएंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या है? तो आंसर है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। जो आपने चार्ज गिवन टू द कंडक्टर किया वही प्लस क्यू है और यही कैपेसिटेंस में इसी का रोल होता है। तो जो तुमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया C बराबर Q बाई V, यहाँ पे जो Q है ये वाला Q है। इसका मतलब चार्ज गिवन टू द कंडक्टर यही यहाँ पे Q है। क्लियर है? और V यहाँ पे क्या है? तो आंसर है यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V डैश की बात हम यहाँ पे करेंगे। दिस इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। ओके, अब एक क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताओ बेटा C किस पे डिपेंड करता है? Q पे डिपेंड करता है, V पे डिपेंड करता है, या दोनों पे डिपेंड करता है, या किसी पे डिपेंड नहीं करता? सोच के बताओ बेटा C किस पे डिपेंड करता है? C डिपेंड्स ऑन द Q, V, बोथ एंड नन ऑफ दीज। इसमें क्या मारोगे आप आंसर? ये क्वेश्चन है C डिपेंड्स ऑन द, किस पे C डिपेंड करता है? C डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। किस पे डिपेंड करेगा? तो आंसर है भैया ये न तो Q पे डिपेंड करेगा, अभी तुमने लिखा C बराबर Q बाई V, C न तो Q पे डिपेंड करेगा और न तो V पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? C नॉट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। C नॉट डिपेंड्स ऑन द Q and V, it depends on the potential difference पे डिपेंड करता है ये। सेम वैसे जैसे R की वैल्यू V अपान I होती है, ध्यान दो, R की वैल्यू V अपान I होती है, R V और I पे डिपेंड नहीं करता है, बट किस पे डिपेंड करता है? R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। जैसे R L और A पे डिपेंड करता है, वायर के नेचर पे डिपेंड करता है, सेम वैसे ही C Q V पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है?
तो आंसर है शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर, इस पे भी डिपेंड करता है ये। और किस पे डिपेंड करता है? तो आंसर है कि बेटा जो सराउंडिंग मीडियम है उस पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है, अभी तूने फॉर्मूला बनाया था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R, तो कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट इस पे डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है, फ्री स्पेस है या कोई अदर मीडियम है, क्या है उस पे डिपेंड करता है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है उसके पास कोई अदर कंडक्टर लेके आएंगे आइडेंटिकल, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड्स ऑन द अदर अनचार्ज कंडक्टर प्लेस्ड नियर चार्ज कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब बेटा जो आपका अनचार्ज कंडक्टर है अगर ये किसी चार्ज के पास आएगा तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होगा, C का मान बढ़ जाएगा, इस पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हम क्या सपोज करेंगे, व्हेन ए आइडेंटिकल कंडक्टर placed near a charge conductor then capacitance is going to be increased because potential decreases, this is called principle of capacitor। तो आई थिंक बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये टॉपिक वास्तव में बहुत कॉन्सेप्चुअल था, अब आगे जो टॉपिक होगा वो भी वास्तव में तगड़ा ही होगा। तो बेटा आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। थैंक यू।